Good morning, student. Today we will start a new chapter. This chapter is very important for NEET. So sit properly and focused on board. आज हम बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी की। इसमें से सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे वर्क की। वर्क को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फोर्स का इफेक्ट क्या है। अब फोर्स के इफेक्ट को बताने के लिए हम फोर्स के साथ दो और फिजिकल क्वांटिटी को हम रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया और उस फोर्स को हम डिफाइंड केवल फोर्स को देखकर नहीं कर सकते। यदि हम फोर्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो फोर्स के साथ हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को और रिलेट करना पड़ेगा। पहला, फोर्स हमने कितनी देर तक लगाया है और दूसरा, फोर्स हमने कितनी दूर तक लगाया है। आइए फोर्स के पहले इफेक्ट को समझेंगे। तो फोर्स के इफेक्ट को समझने के लिए हम फोर्स को हम दो फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट करते हैं। पहला होता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब फोर्स हमने कितने समय के लिए लगाया है, और दूसरा होता है आपका हाउ फॉर, मतलब फोर्स हमने कितनी दूर तक लगाया है। दूर इन द सेंस यहां पे डिस्प्लेसमेंट से है, और यहां पे हाउ लॉन्ग का मतलब यहां पे टाइम से है। इसका मतलब जब हम फोर्स को टाइम के साथ रिलेट करेंगे या फिर फोर्स को हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे, तो इसकी मदद से एक नई फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। उसको हम बोलते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। अब जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये देता है वर्क, और जो वर्क होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं F इंटू एस से। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स के इफेक्ट को बताने के लिए फोर्स के साथ हम दो फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करते हैं। पहली आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो टाइम। जब हम फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। और दूसरा, जब हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करते हैं या फिर फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ देखते हैं, तो जो आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वर्क। सो हम फोर्स के इफेक्ट को देखने के बाद अब हम चर्चा करेंगे वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, देन इसके बाद हम देखेंगे ये जो फार्मूला आया है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहले फार्मूले को देखेंगे तो W बराबर होता है आपका, W क्या है, वर्क डन। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अब वेयर, जहां पे आपका W जो है, W आपका वर्क हो जाएगा, F आपका हो जाएगा फोर्स, और S आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। S आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो यहां पे थीटा है ये थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स होता है इसका सबसे पहले फार्मूला होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। W जो है वर्क है, F आपका फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। आगे हम वर्क को समझने के लिए वर्क के हम दो केस को अज्यूम करते हैं। पहला केस ये है कि हमने मान लिया आपका ये अर्थ सरफेस है जी, ये आपका अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस पे m मास का कोई ब्लॉक हमने रख दिया, और जो ये ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v कांस्टेंट से आगे जा रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर लग रहा है।
अब यहां पर आप देखेंगे अगर ये v कांस्टेंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। t समय बाद हमने मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट s है, और यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब दोनों के बीच का एंगल यदि यहां से हम देखें तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब जब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उस केस में हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है, थीटा आपका 90 डिग्री है तो एफ एस कॉस 90। अब cos 90 क्या होता है, 0, तो यहां से W बराबर अगर आपका ये 0 है तो पूरा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो इस केस में जो आपका वर्क डन होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। मैं ये बात फिर से बोलता हूं, जब आपका फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन आपका 0 के बराबर हो जाता है। अब दूसरा जो केस हमने अज्यूम किया है इसमें फोर्स ना तो एक्स एक्सिस में है ना तो वाई एक्सिस में। दूसरे केस में जो आपका फोर्स है एक्स वाई प्लेन में है। यहां पे एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर हमने मान लिया कोई फोर्स यहां पे आपका लग रहा है, और अगर ये फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है तो हमें पता है कि जब कोई वेक्टर किसी एंगल थीटा पर होता है तो उस वेक्टर के हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट जो थीटा के पास वाला होता है उसको हम कॉस के टर्म्स में लेते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट बियॉन्ड द थीटा होता है उसको हम साइन थीटा के टर्म्स में लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसका इस फोर्स का जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। और यहां पे हम इसको मान लेंगे ब्लॉक इज एट रेस्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब जो आपका ये ब्लॉक एम मास का ब्लॉक है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे मूव कौन सा फोर्स करा रहा है, तो आप फिगर में देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इस ब्लॉक को मूव कराने वाला फोर्स है वो है एफ कॉस थीटा। तो यहां से वर्क डन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका क्या है, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है, एस। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब हमने वेक्टर में ये बात पढ़ी है, यहीं पे लिख देते हैं, हमने वेक्टर में ये बात पढ़ी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। यहां पे यदि हम फोर्स को ए मान ले, डिस्प्लेसमेंट को बी मान ले, तो इस हिसाब से वर्क को हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल आपका हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब यहां पर एफ आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और एस भी आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो इसकी मदद से जो आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है उसे हम बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वही यहां पे भी हो रहा है, आपका फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वर्क निकल के आता है। वर्क जो है आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्क, मतलब जो कार्य के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम देखेंगे। उनमें से पहला आता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। अब यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम इसके फार्मूले की हेल्प लेंगे। आपका फार्मूला होता है एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर हमने आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए जी कि जब हम किसी भी भौतिक राशि की यूनिट और डायमेंशन को हम फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में जो आपके टेग्नोमेट्रियल
फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहां पे भी हम कर सकते हैं, कॉस थीटा है, इसको इग्नोर करेंगे, ये W बराबर हो जाएगा एफ एस के। अब F क्या है, आपका फोर्स है, और जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। ये यूनिट किसमें है, एमकेएस सिस्टम में है। वहीं आपसे पूछ ले सीजीएस सिस्टम में, यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस, तो यहां से W इज इक्वल लिख सकते हैं आप, फोर्स का जो एमकेएस यूनिट में, फोर्स की जो यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में, वो होती है न्यूटन, और जो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं डाइन। अब जैसे एमकेएस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट को मापते हैं मीटर में, वैसे सीजीएस सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट को मापेंगे हम सेंटीमीटर में, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की। अगर हम डायमेंशन की चर्चा करें तो यहां से डायमेंशन भी हम वर्क के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा। तो यहां से W बराबर हो जाएगा F, ये थीटा आपका इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये टेग्नोमेट्रियल फंक्शन है, और टेग्नोमेट्रियल फंक्शन का यूनिट और डायमेंशन में कोई यूज नहीं होता है। तो यहां पे जो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी m l t की पावर -2, और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी वो होगी l। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल m l स्क्वायर t की पावर -2। तो ये आपका वर्क की यूनिट हुई। वर्क की एमकेएस यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, और वर्क की सीजीएस यूनिट होती है डाइन इंटू सेंटीमीटर, और वर्क का जो डायमेंशन होता है वो होता है ml स्क्वायर टी की पावर -2। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्ट की। दूसरा फैक्ट इसके फार्मूले से ही निकल के आता है, W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पर यह बात आपको ध्यान देनी है कि जो आपका फार्मूला होता है वर्क डन का, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये जो फार्मूला है ये वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब क्या कह दिया सर आपने, हम आपसे ये कह रहे हैं कि W बराबर जो आपका एफ एस कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला जो है ऑल टाइप ऑफ मोशन के लिए वैलिड है। कैसे सर, मतलब मोशन में होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तो जितने भी टाइप के मोशन होते हैं आपके मैकेनिक्स में, उन सभी मोशन के लिए जो आपका ये फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ये वैलिड होता है। अब इसके बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट के लिए। अब आता है सर इसमें जो आपका इंस्टेंटेनियस वर्क इज नॉट defined because at any instant initial and final position will be equal so displacement
so displacement is 0 when displacement is 0, when displacement is 0, then work done is also 0। मतलब ये होता है कि जो आपका इंस्टेंटेनियस वर्क होता है जी, इंस्टेंटेनियस वर्क डिफाइंड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है वो सेम होती है। अब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगी तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। और जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा सर? आपका वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां से फार्मूले से, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये होता है एफ मतलब एक्स एफ माइनस एक्स आई, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एट दिस केस यहां पे एक्स एफ इज इक्वल एक्स आई है, तो यहां से आपका डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और डेल्टा एक्स यहां पे क्या बता रहा है? डेल्टा एक्स यहां पे बता रहा है डिस्प्लेसमेंट को। अब यदि यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल होता है एफ वेक्टर डॉट डीएस एफ वेक्टर डॉट डीएस। यहां पे एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ओवरऑल मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपका? 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल 0। जब वर्क आपका 0 है, वर्क 0 का मतलब किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो आपका वर्क होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए बात हमने यहां पे लिखी है, इंस्टेंटेनियस वर्क इज नॉट डिफाइंड बिकॉज एट एनी इंस्टेंट initial and final position will be equal, so displacement is 0। when displacement is 0 then work done is also 0। अब हम बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो ये है कि वर्क डन बाई वन फोर्स does not depends on other force acting on body। मतलब क्या बोल दिया सर आपने? हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। मतलब मान लीजिए कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जी, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ब्लॉक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है और इस ऑब्जेक्ट पे आपके बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं। मान लीजिए F1 हो रहा है इधर से, F2 हो रहा है इधर से और F3 हो रहा है इधर से। अब जब एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई होते हैं तो ये स्टेटमेंट कह रहा है किसी भी एक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो किसी दूसरे या तीसरे फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। वही यहां पे बात लिखी गई है, वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। मतलब मान लीजिए ये F1 का वर्क डन हम निकालना चाहते हैं तो F1 का जो वर्क डन होगा वो F2 और F3 पे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर कह ले हम जो आपका F3 का वर्क डन होगा वो F2 और F1 पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कुल मिला के हम यहां पे इसको नहीं लिख सकते, टोटल इसको नहीं लिख सकते हैं। टोटल वर्क डन बराबर F1 प्लस F2
प्लस F3 इंटू एस आपका टोटल। मतलब जब एक ही ऑब्जेक्ट पर, एक ही बॉडी पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हो, तो किसी एक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो किसी दूसरे फोर्स के वर्क डन पे डिपेंड नहीं करेगा। अर्थात वर्क डन बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 इंटू एस टोटल। इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत है। इट इज रॉन्ग सर। अगर आप टोटल वर्क डन को लिखना चाहेंगे तो टोटल वर्क डन को लिखने के लिए हर इंडिविजुअल फोर्स के वर्क को आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप इंडिविजुअल फोर्स के वर्क को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप सबको जोड़ देंगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। तो आपको टोटल वर्क डन लिखने का जो सही तरीका होता है वो ये होगा, टोटल वर्क डन बराबर वर्क डन बाई F1 फोर्स, वर्क डन बाई F2 फोर्स, वर्क डन बाई F3 फोर्स। तो यहां पे इस बात को समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके नीट में यहां से कई बार क्वेश्चन बने हैं। वो इसी प्रकार कुछ केस को दे देगा और आपसे पूछेगा कि क्या F1 का जो वर्क डन है वो F2 और F3 पे डिपेंड करेगा, तो आपको बताना है बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा? क्योंकि वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। कोई एम मास का ब्लॉक है जिसपे 3 या फिर 4, 5 कितने भी फोर्स लग सकते हैं। बस आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि जो F1 फोर्स का जो वर्क डन होगा वो ना तो F2 पे डिपेंड करेगा और ना ही F3 पे डिपेंड करेगा। और मान लीजिए हम ये निकालें कि इस ब्लॉक पे नेट वर्क डन क्या होगा, तो वो इस तरह से नहीं लिखा जा सकता F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट एस टोटल। ये लिखने का तरीका गलत है। यदि आप इस ब्लॉक पे नेट वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका जो सही मेथड होगा वो ये होगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल F WF1 प्लस WF2 प्लस WF3। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका ये कहता है कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको हम देखेंगे कि जो आपका वर्क डन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है और जो फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड नहीं करता। तो आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हमने एक लिफ्ट बना लिया जी। ये मान लीजिए आपकी कोई लिफ्ट है, ये आपकी लिफ्ट है जी। जो ए लिफ्ट आपकी ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रही है, और इस लिफ्ट में कोई एम मास का ब्लॉक हमने रख दिया। और जो एम मास का ब्लॉक है, यदि इस एम मास के ब्लॉक का हम एफवीडी बनाए, एफवीडी इन द सेंस फ्री बॉडी डायग्राम, यदि हम इस स्मॉल एम मास का बनाते हैं तो हम देखेंगे कि स्मॉल एम मास पे 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसी भी बॉडी के मास की वजह से आता है और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो यहां पर एक फोर्स हो जाएगा आपका mg, और दूसरा फोर्स होगा, क्योंकि ये जो एम मास का ब्लॉक है इसकी सरफेस और लिफ्ट की सरफेस दोनों एक दूसरे के टच में है। अब जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टच में होते हैं तो उस टच में होने की वजह से एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम बोल देते हैं नॉर्मल फोर्स। सर नॉर्मल फोर्स को क्या बोलेंगे? सर नॉर्मल को बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। तो यदि हम इस लिफ्ट के अंदर रखे गए इस मास का एफवीडी बनाते हैं, तो एफवीडी किस लिए बनाते हैं सर आप? तो हम एफवीडी इसलिए बनाते हैं, एफवीडी बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है ताकि हम ये जान सकें कि उस ऑब्जेक्ट, उस ब्लॉक पर टोटल कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो इस एम मास के ब्लॉक का एफवीडी हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि नीचे की ओर आपका mg लग रहा है और ऊपर की ओर लग रहा है आपका नॉर्मल। अब इसी
लिफ्ट में एक आदमी को हम बैठा देते हैं सर, मान लीजिए जो आदमी है सर, इसका नाम मान लीजिए रामलाल, हमने मान लिया कि इसका नाम जो है जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ आदमी उसका नाम रामलाल है, और एक आदमी को सर हम बाहर बैठा देते हैं, मतलब ग्राउंड में। ये जो रामलाल है ये लिफ्ट के अंदर है, अर्थात रामलाल किस फ्रेम में है? रामलाल आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो ग्राउंड में है। जो आपका दूसरा व्यक्ति है सर वो ग्राउंड पे है, पृथ्वी पर है, इसका नाम कल्लू मान लीजिए आप। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो रामलाल हो या फिर कल्लू हो, दोनों के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल होगा, जो फोर्स होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल आता है mg की वजह से, और mg किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? mg होता है मास की वजह से। तो चाहे रामलाल का केस हो या फिर कल्लू का केस हो, मतलब चाहे हम लिफ्ट फ्रेम में देखें या फिर हम ग्राउंड फ्रेम में देखें, दोनों फ्रेम में जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी सर नॉर्मल की वैल्यू? नॉर्मल की वैल्यू इसलिए सेम होगी क्योंकि मास दोनों केस में सेम होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक प्रकार का फोर्स है, बोल सकते हैं यहां पे नॉर्मल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब रामलाल के, और यहां पे जो आपका नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब ये जो आपका लिफ्ट के अंदर m मास का ऑब्जेक्ट रखा है सर, ये कहीं पे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, कहीं पे मोशन नहीं कर रहा। अगर मोशन नहीं कर रहा है तो पक्की बात है कि जो आपका m मास का ब्लॉक है इस पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जब नेट फोर्स कुछ ना कुछ होता तो इसमें मोशन होता। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं है, ना तो एक्सेलरेटेड ना तो नॉन एक्सेलरेटेड, ना तो यूनिफॉर्म ना तो नॉन यूनिफॉर्म, तो हम कह सकते हैं यहां पे जो इस m मास पे जो आपका नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, और नॉर्मल mg दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं m n माइनस mg इज इक्वल जीरो, क्योंकि दोनों अपोजिट है, नेट फोर्स आपका जीरो है, तो यहां पे हो जाएगा n बराबर mg। मतलब अगर रामलाल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, लिफ्ट फ्रेम में देखेंगे, तो भी जो नॉर्मल होगा वो mg ही होगा। क्यों mg होगा? नॉर्मल तभी चेंज होगा सर क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज होने से रही नहीं। अब जब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स्ड है तो नॉर्मल किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल डिपेंड करेगा मास पे। अब मास भी नहीं बदल रहा है, तो चाहे लिफ्ट के केस में देखें या फिर ग्राउंड फ्रेम में, लिफ्ट फ्रेम में देखें या फिर ग्राउंड फ्रेम में देखें, दोनों फ्रेम में जो नॉर्मल की वैल्यू होगी सर वो होगी mg। उसी प्रकार नॉर्मल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू। अब कल्लू क्या है आपका? कल्लू है ग्राउंड फ्रेम। अब मास नहीं बदल रहा है तो नॉर्मल भी नहीं बदलेगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा? mg। अब यहां पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा है कि फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जो फोर्स होता है वो किसी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप देखिएगा यहां पे हमने दो फ्रेम अज्यूम किया है, एक है ग्राउंड फ्रेम, दूसरा है आपका लिफ्ट फ्रेम। लिफ्ट फ्रेम में हमने रामलाल को बैठा दिया है और ग्राउंड फ्रेम में हमने कल्लू को बैठा दिया है। अब रामलाल के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो जो आपका नॉर्मल फोर्स है mg है, और ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू तो जो आपका फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स वो भी mg के बराबर होगा, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने से रहा नहीं, और मास भी कांस्टेंट है। अगर मास वेरिएबल होता, मास आपका वेरिएबल इन नेचर होता, तब आपका नॉर्मल चेंज होता, लेकिन ना तो g बदल रहा है ना तो m बदल रहा है, तो दोनों फ्रेम में जो आपका नॉर्मल फोर्स होगा वो भी सेम ही होगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी हमने देखा कि जो आपका फोर्स होता है वो कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम ये बात समझेंगे कि जो आपका वर्क डन होता है वो कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब यहां पे आगे हम क्या पढ़ेंगे उसको एक बार समझ लीजिए आप। अभी हम देखेंगे कि रामलाल के रिस्पेक्ट में जो नॉर्मल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन है
वो क्या होगा, और जो कल्लू का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब जो ग्राउंड फ्रेम है, इसमें नॉर्मल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अगर दोनों में कुछ अंतर आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्क डन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यदि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्क डन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। आइए इसको समझते हैं। अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा आपका एफ वेक्टर डॉट डीएस। अब पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाई विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल। अब रामलाल कौन सा फ्रेम है, तो हम कह सकते हैं रामलाल आपका लिफ्ट फ्रेम है। अब यहां पर देखिएगा, अब ये लिफ्ट है। कुछ देर बाद यदि आप देखेंगे, यदि इसको हम ऊपर लिख दें लिफ्ट को यहां पे, कुछ समय बाद देखेंगे कि जो ये पोजीशन होगी आपकी कुछ यहां पे आएगी एम मास की, क्योंकि आपका लिफ्ट एक्सेलरेटेड है और लिफ्ट के अंदर रखा गया है आपका मास और लिफ्ट के अंदर ही बैठा है आपका रामलाल। अब जब आपका ये मास एम मास का जो ब्लॉक हमने लिफ्ट के अंदर रखा है और लिफ्ट आपका एक्सेलरेटेड है ए नॉट से, यदि आपका ये मास ऊपर जाएगा तो आपका जो रामलाल है जो कि लिफ्ट में ही है, मास के ऊपर जाने से रामलाल भी क्या होगा सर, ऊपर जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए किसी टी टाइम पर, क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम में है, तो जिस रफ्तार से आपका एम मास चलेगा उसी रफ्तार से आपका रामलाल भी चलेगा, क्योंकि दोनों का फ्रेम दोनों एक ही जगह पे है और दोनों एक ही जगह पे है और आपका एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो स्पीड भी सेम होगी। मान लीजिए कुछ समय बाद यहां पे रामलाल भी आपका पहुंच गया सर। अब इस लिफ्ट फ्रेम में यदि हम देखेंगे तो क्या इस एम मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रामलाल के रिस्पेक्ट में कुछ हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टी समय बाद यदि आप देखेंगे, मतलब दोनों का अलग अलग यदि आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ है। पहले एम मास का ऑब्जेक्ट यहां था, अब यहां है, पहले रामलाल यहां था, अब यहां पे है, ऊपर चला गया। अलग अलग इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम मास विथ रिस्पेक्ट टू आप रामलाल देखेंगे तो एम मास का डिस्प्लेसमेंट रामलाल के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन बदल ही नहीं रही है, या फिर दोनों की पोजीशन की जो बदलने की जो रेट है वो सेम है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स तो लग ही रहा है एम जी, नॉर्मल फोर्स आपका एम जी फिक्स्ड है, लेकिन इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम मास विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं ये बात, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखेंगे एम मास का विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल तो वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस होता है, तो यहां पे इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से यहां पे वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई रामलाल, वर्क डन बाई, वर्क डन यहां पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा, वर्क डन यहां पे थोड़ा सा करेक्शन था जो कि हमने कर दिया है। वर्क डन बाई नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल क्या होगा, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा सर, क्योंकि यहां पे जो एम मास का डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल वो क्या है आपका, जीरो है। मतलब एम मास का जो डिस्प्लेसमेंट है रामलाल के रिस्पेक्ट में जब वो जीरो है, क्योंकि पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। यहां पे ये बात हमने लिख भी दी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम मास विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल जीरो, इन द सेंस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा तो वर्क डन बाई नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब हमें देखना है जो आपका वर्क डन है वो हमने रामलाल के वर्क डन बाई नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल हमने देखा वो जीरो आ गया। यहां पे इस बात को हम फिर से लिख देते हैं, वर्क डन बाई नॉर्मल
विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल, ये आपका क्या था, 0 था। अब हमें वर्क डन बाई नॉर्मल देखना है विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू। वर्क डन बाई नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू। अब यहां पर क्योंकि हम रामलाल के रिस्पेक्ट में नॉर्मल को देखें या फिर कल्लू के रिस्पेक्ट में नॉर्मल को देखें, दूसरे शब्दों में कह लें, या फिर हम लिफ्ट फ्रेम में नॉर्मल को देखें या फिर ग्राउंड फ्रेम में हम नॉर्मल को देखें, दोनों केस में जो नॉर्मल की वैल्यू थी वो सेम थी। अब रामलाल के फ्रेम में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। अब हम देखेंगे क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड या फिर कल्लू के फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में क्या इस एम मास का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहां पे देख ले, मान लीजिए t बराबर 0 पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये लिफ्ट के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में था। अब t समय बाद मान लीजिए ये s मतलब t समय बाद ये बिल्कुल लिफ्ट के अपर फ्लोर में आ गया, तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो s कवर किया। यहां पे हम कह सकते हैं क्योंकि ये ग्राउंड में तो रेस्ट में है, कल्लू कहीं जाने से रहा नहीं सर, कल्लू आपका रेस्ट में है, ये कहीं नहीं जा रहा, बिल्कुल ग्राउंड में खड़ा है ये। अब ये जो ग्राउंड पे खड़ा है, t बराबर 0 पर इसकी पोजीशन ये थी, अब t बराबर मतलब t टाइम बाद इसकी पोजीशन यहां पे हो गई, तो कल्लू के रिस्पेक्ट में जो आपका m मास का ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। और यदि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ तो पक्की बात है वर्क डन भी होगा, और वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है s, तो यहां से हम लिख सकते हैं mgs। तब अब आप यहां से इस बात को देख सकते हैं जी, वर्क डन बाई नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू रामलाल 0 है, वर्क डन बाई नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू कल्लू, यहां पे आप लिख सकते हो इसी को लिफ्ट फ्रेम, और कल्लू को आप लिख सकते हो ग्राउंड फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां पे लिफ्ट फ्रेम में नॉर्मल के द्वारा जो वर्क डन है वो 0 है, और यहां पे ग्राउंड फ्रेम में जो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन है वो आपका mgs है। आइए हम पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं। पांचवा पॉइंट आपका क्या है, पांचवा पॉइंट ये है कि जो ये आपका फार्मूला होता है W इज इक्वल F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब यहां पर बात आती है कि सर ये S जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका, मैं इसको लिखता भी हूं S डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, नहीं सर फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये गलत बात बिल्कुल है। और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या सर ये जो S है ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, नहीं सर बिल्कुल गलत बात है, ये S जो है ये ऑब्जेक्ट का भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो सर S है क्या, S क्या है उसको हम लिख रहे हैं। अब देखिएगा, S डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब जो आपका W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है, इसमें जो S है ना तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है ना तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, S जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। सर इस बात को हम कैसे समझेंगे, तो इस बात को हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से। हमने ग्राउंड में सर ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है, यहां पे हमने एक लिफ्ट रख दिया जी, लिफ्ट है आपकी मान लीजिए,
और इसमें m मास का एक ब्लॉक हमने रख दिया जिसपे ऊपर लग रहा है आपका नॉर्मल और नीचे लग रहा है सर आपका mg। अब अगर हम ये t बराबर 0 पर कंडीशन है, आफ्टर t टाइम बाद हम देखेंगे ये लिफ्ट आपकी कुछ यहां पे चली जाएगी, m मास n ऊपर की ओर mg नीचे की ओर। ये डिस्प्लेसमेंट इसको मान लिया हमने s। अब जो आपका ये केस फर्स्ट है, मतलब इस केस फर्स्ट में हम ये समझेंगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट s है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, इसको समझने के लिए हम दो केस अज्यूम कर रहे हैं। केस आपका फर्स्ट है और दूसरा केस हम मान लेते हैं यहां पे आप इस m मास को हटा भी सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए इस लिफ्ट में, कोई बात नहीं। मान लीजिए रामलाल सर यहां पे खड़ा हो गया लिफ्ट के अंदर और यहां पे कल्लू है आपका, रामलाल लिफ्ट के माध्यम से सर ऊपर जा रहा है और ये जो कल्लू है वो सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहा है। अब आप यहां पे देखेंगे कि लिफ्ट के केस में वर्क डन बाई नॉर्मल, यहां पे अगर आप देखेंगे तो नीचे काम करेगा सर mg और ऊपर लग जाएगा आपका नॉर्मल। तो यहां पे जो इसमें लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है जो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जा रहा है, वो किस वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है जो वर्क कर रहा है, तो क्योंकि यहां पे एक ही फोर्स है नॉर्मल, यही नॉर्मल वर्क कर रहा है। अगर लिफ्ट के केस में देखेंगे वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई नॉर्मल ये हो जाएगा आपका mgs। जिस पॉइंट पे आपका ये रामलाल खड़ा है सर उसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल लग रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब दूसरा केस हम देखेंगे, कल्लू सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहा है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये जो हमारा हाथ है सर, हैंड है, ये दो पैर है और इसको मान लीजिए ग्राउंड स्टेयर है आपकी, मतलब जो ग्राउंड में आपकी जो सीढ़ी होती है सबसे निचली सीढ़ी वो ये है। अब जैसे ही दोनों पैर हैं और जहां पे मान लीजिए क्योंकि ये पैर है और अंगुली का कुछ ना कुछ भार होगा तो नॉर्मल तो लगेगा सर क्योंकि mg नीचे लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही अपने आगे बढ़ने के लिए हम पैर को उठाते हैं, मान लीजिए दोनों पैर ऐसे हैं और इस पैर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पैर आगे डिस्प्लेस हुआ लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हट गया, पैर आगे डिस्प्लेस हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हट गया। नॉर्मल तभी तक काम करेगा जब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये पैर आगे गया, कॉन्ट्रैक्ट हटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जिस पॉइंट ये जो ये वाली उंगली है इस पे नॉर्मल तो लग रहा है लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। अगर ये डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पे नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहां पे यही मतलब है कि जो S है वो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, S डिस्प्लेसमेंट वो होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन यहां पे जैसे मान लीजिए दोनों पैर हमने ग्राउंड स्टेयर पे रखे हैं, ग्राउंड वाली सीढ़ी पे हमने रखा है, जैसे ही पैर को आगे मतलब आगे बढ़ने के लिए हम पैर को उठाते हैं, अब ये आगे बढ़ा लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हटा, फोर्स खत्म, मतलब यहां पे फोर्स खत्म, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और दूसरी उंगली के देखिए नॉर्मल लग रहा है लेकिन यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस में वर्क डन बाई नॉर्मल हो जाएगा mgs। और जो दूसरा केस होगा यहां पे वर्क डन बाई नॉर्मल जो होगा वो हो जाएगा 0। अब इसको हम फिर से समझते हैं कि जो S है वो ना तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है ना तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट S है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां पे दो केस अज्यूम किया हमने, क्योंकि जब हम लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो वहां पे कौन सा फोर्स होता है जो वर्क करता है, तो वहां पे नॉर्मल फोर्स होता है, वो वर्क डन बाई नॉर्मल बराबर हम लिख सकते हैं mgs। और दूसरा केस हमने अज्यूम किया
कल्लू का, मान लीजिए कल्लू सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा रहा है, तो यहां पे वर्क डन बाई जो नॉर्मल फोर्स होगा वो जीरो होगा। इसीलिए क्योंकि यहां पे नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, इसीलिए जब हम सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि यहां पे हमारा जो मस्कुलर फोर्स होता है, जो मांसपेशीय बल होता है, उसकी मदद से हम अपने बॉडी के सेंटर ऑफ मास को उठा उठा के आगे रखते हैं, जिसकी वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। और दूसरा केस जो हमने पहला केस माना है, लिफ्ट के माध्यम से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वहां पे मस्कुलर फोर्स काम नहीं करता, वहां पे जो काम करता है वो नॉर्मल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से बिना थके हम ऊपर की ओर क्या करते हैं जी, चले जाते हैं। अब हम वर्क के लास्ट पॉइंट को स्टडी करेंगे। वर्क डन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब वर्क डन आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसी प्रकार जैसे आपका डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, ये सारी जो होती हैं वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ये सारी क्या होती हैं? आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। वर्क डन ही पूरे यूनिवर्स में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें केवल वर्क डन ही एक ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है। इसके बावजूद ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसके अलावा जितनी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव। मतलब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इस वर्क डन की। आगे हम देखेंगे कि वर्क आपका कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब जीरो होगा। इस फार्मूले से W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब इस फार्मूले की मदद से हम ये देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कब होगा वर्क। मान लीजिए आपका कोई अर्थ के सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा है जी, जिसपे ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया एस है, और जो फोर्स है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। तो हमें पता है ये जो थीटा होता है, अगर आपका थीटा मतलब थीटा आपका इज ग्रेटर इक्वल जीरो, मतलब जो आपका थीटा की वैल्यू है वो जीरो के बराबर या उससे बड़ी है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा जी? क्योंकि जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है जीरो पे। अब जब हम cos 90 पे जाते हैं, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। मतलब जब आपका थीटा जीरो और 90 के बीच में होगा तभी वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। अगर हम थीटा 90 डिग्री से ज्यादा कर दिए और कॉस में 90 डिग्री से ज्यादा यदि हम करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन आपका पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री के बराबर या फिर उससे बड़ी हो और 90 डिग्री से कम हो। इस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा सर। इसी फार्मूले से उसको हम देख सकते हैं। ये केस 1 फॉर पॉजिटिव वर्क डन। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 फॉर नेगेटिव वर्क डन।
अब निगेटिव हाफ, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, जो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 पे होती है और 90 तक प्लस में होगा। अब जैसे ही थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री से ज्यादा करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा करने पर कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब कॉस थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन भी W बराबर एफ एस कॉस थीटा से आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इफ 90 डिग्री इज ग्रेटर थीटा इज लेस 180 डिग्री, इस केस में जो वर्क डन होगा, जो आपका वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहां पे केस 3 देखते हैं हम, केस 3 फॉर 0 वर्क डन। अब 0 वर्क डन क्या होगा, क्योंकि कॉस थीटा में 90 0 होता है, तो सिंपल सी बात है, यदि थीटा आपका 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 90। अब कॉस 90 0, तो आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम समझ लेते हैं, मतलब जब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वर्क डन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, पॉजिटिव वर्क डन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं। अगर कहीं पर भी वर्क डन आपका पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि यहां पे एनर्जी को हमने इंजेक्ट किया है। पॉजिटिव वर्क डन इन द सेंस एनर्जी को हमने क्या किया है, इंजेक्ट किया है। अब जब हम एनर्जी को इंजेक्ट करते हैं, एनर्जी को मतलब इस ऑब्जेक्ट को हमने एनर्जी बाहर से दिया, जब एनर्जी को देते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है सर, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और जब स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है सर, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होती है स्पीड की वजह से, तो जब आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट में हमने एनर्जी को इंजेक्ट किया है। जब हम एनर्जी को इंजेक्ट करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे वर्क डन जब आपका नेगेटिव होगा तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। वर्क डन यदि आपका नेगेटिव है इसका मतलब एनर्जी यहां से रिलीज हुई है, एनर्जी यहां से क्या हुई है सर, एनर्जी यहां से रिलीज हुई है। जब एनर्जी ऑब्जेक्ट से